हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली ग्रेट। तो जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में जो हमारी स्टोरी है वर्क इज कोरियन आई टू हैड अ ड्रीम, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन और समरी को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में भी मेरी वीडियोस अवेलेबल हैं, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व। तो चलिए साथ में मिलके सारे क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं और आपके डाउट एकदम क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? अ फैक्ट इज समथिंग दैट कैन बी प्रूवन, ट्रू और फॉल्स। तो फैक्ट क्या होता है? फैक्ट एक ऐसा हमारा स्टेटमेंट होता है जिसको हम प्रूव कर सकते हैं कि ये सच है, ये झूठ है। जैसे कि नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ये फैक्ट है, इसको हम झूठ नहीं बोल सकते हैं, ये सच्ची बात है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? फैक्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा। अ फैक्ट इज नॉट बेस्ड ऑन पीपल्स बिलीव, ये लोगों के बिलीव पर नहीं होता है कि मुझे ऐसा लगता है, उसे ऐसा लगता है, इसे ऐसा लगता है। एन ओपिनियन ऑन द अदर हैंड इज अ बिलीफ, फीलिंग और जजमेंट एंड कैन वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ओपिनियन कैन नॉट बी प्रूवन। वहीं ओपिनियन क्या होता है? एक बिलीफ होता है। मेरा बिलीफ कुछ हो सकता है, आपका बिलीफ कुछ और हो सकता है। मैं कहूँ मुझे सर्दी लग रही है, आप कहें मुझे गर्मी लग रही है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओपिनियन जो कि एक पर्सन से वैरी कर सकते हैं और इसको हम प्रूव नहीं कर सकते। वो मुझे लग रहा है तो मैंने बोल दिया, राइट। आप उस बात को प्रूव कैसे कर सकते हैं? तो इसे हम ओपिनियन बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया? फैक्ट क्या होता है? कोई भी चीज़ जो कि वेरीफाइबल हो, हम क्या कर सकें? उस चीज़ को वेरीफाई कर सकें, राइट। वहीं हमारा ओपिनियन क्या होता है? हमारे पर्सनल बिलीफ, फीलिंग या जजमेंट के बेसिस पे होता है। तो हमें यहाँ क्या करना है? आइडेंटिफाई विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर फैक्ट्स एंड विच आर ओपिनियंस। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट एंड द टीचर। तो यहाँ हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फैक्ट है और कौन सा ओपिनियन है, और हमें अपने आंसर्स जो है शेयर करना है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्या है। बट स्पीकिंग ऑन द टेलीफोन ओनली गिव अस एन इमीजिएट बट फ्लीटिंग जॉय। बट फ़ोन पर बात करने से हमें फ़ौरन एक छोटी सी खुशी मिलती है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्टूडेंट्स? ओपिनियन। किसी का ओपिनियन हो सकता है फ़ोन पे बात करने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ओपिनियन। आई स्टार्टेड वर्किंग माई लाइफ सून आफ्टर आई कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट। मैंने काम करना फ़ौरन शुरू कर दिया जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? फैक्ट, क्योंकि उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स है, वो एक्सपीरियंस है जिसके थ्रू इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि उन्होंने उस टाइम से उस टाइम तक काम करा है। टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, सर्विंग टू आवर नेशंस फार्मर वॉज नॉट द कैरियर आई हैड एनविजन फॉर माई सेल्फ। अगर मैं सच सच बोलूँ तो मैंने कुछ भी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं एक ऐसा कैरियर परस्यू करूंगा जहां मैं किसानों की सेवा करूंगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ऑफ कोर्स ओपिनियन का एग्जाम्पल है। यहाँ वो अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहे हैं। नेक्स्ट, आई न्यू आई कुड मेक अ मोर मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय वर्किंग हियर इन आनंद गुजरात। मैं जानता था कि मैं और एक बड़ा काम कर सकता हूँ यहीं गुजरात में, आनंद में रहकर। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? ओपिनियन का। वो उनका ओपिनियन है। वैल्यूज दैट आई सॉ इन माई मेंटोर एंड सपोर्टेड हियर इन आनंद, त्रिभुवनदास पटेल। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ओपिनियन का। ये उनका ओपिनियन है, उनका मेंटर ये है। आपका मेंटोर कोई और हो सकता है, मेरा मेंटोर कोई और हो सकता है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपिनियन। लाइफ इज अ प्रिविलेज एंड टू वेस्ट इट वुड बी रॉन्ग। लाइफ क्या है? एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और अगर हम उसे वेस्ट करें तो वो गलत है। ये भी क्या है? ये हमारा ओपिनियन है। नेक्स्ट, I hope that you too will discover as I did that failure is not about not succeeding। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें भी ये पता चलेगा कि नाकामयाबी जीतने के बारे में नहीं होती कि आप जीते नहीं। तो ये भी क्या है? एक ओपिनियन है। हर इंसान का अलग अलग ओपिनियन होता है फेलियर को लेके। देन 8, द मैग्निफिसेंट सेरेमनी इन विच द प्रेसिडेंट अवॉर्डेड मी द पद्म विभूषण इन 1999। जो मैग्निफिसेंट सेरेमनी हुई थी जिसमें जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने पद्म विभूषण दिया था मुझे 1999 में। तो ये किसका एग्जाम्पल है? फैक्ट का, बिकॉज दिस इज़ वेरीफाइबल। गूगल पे हर चीज़ पे इसके बारे में चीज़ें अपलोडेड हैं। तो दिस इज़ अ फैक्ट, दिस कैन बी प्रूवन कि उन्हें हाँ ये अवार्ड मिला था 1999 में। तो ठीक है, ये हमारे ओपिनियंस हो गए, ये हमारे फैक्ट हो गए। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रीड द एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ क्या है? इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है, फिर हमें अपने आगे के क्वेश्चंस का आंसर देना है। इन टुडेज फास्ट पेस वर्ल्ड
we have become so addicted to instant communication that we prefer to use a telephone. आज के ज़माने में जहाँ जो जल्दबाजी के ज़माने में जहाँ हम इंस्टेंट कम्युनिकेशन से इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं कि हम टेलीफोन को कॉल पर बात करना प्रेफर करते हैं. बट स्पीकिंग ऑन द टेलीफोन ओनली गिव अस एन इमीडिएट बट फ्लीटिंग जॉय. बट जब हम टेलीफोन पर बात करते हैं तो हमें फ़ौरन एक छोटी सी खुशी मिलती है जो कि लंबे समय तक नहीं चलती है. राइटिंग इज़ डिफरेंट, वहीं लिखना अलग है. राइटिंग even if it is a letter not only conveys our present concern. राइटिंग जब इवन हम लेटर में लिखें तो हम सिर्फ अपनी प्रेजेंट की बात नहीं करते कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, एंड व्यूज ऑफ द इवेंट टेकिंग प्लेस अराउंड अस, या हमारे आसपास क्या चीज़ें हो रही हैं. बट इट बिकम्स अ पोजेशन दैट कैन बी ट्रेजर्ड एंड री रेड ओवर द ईयर्स. बट ये क्या होता है, एक ऐसा पोजेशन हो जाता है जिसको हम पढ़ सकते हैं, बार बार एक तरीके से संभाल के रख सकते हैं विद ग्रेट अबाइडिंग प्लेजर, बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ. तो यहाँ ये हमारा जो एक्सट्रैक्ट है वो कंप्लीट हो जाता है. देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है. Fill in the blank given below by selecting the correct option from the brackets. When the writer refers to a fast-paced world, he is speaking of a world where. जब राइटर कहते हैं fast-paced world, बहुत जल्दबाज वाली दुनिया, तो यहाँ वो कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं. Where communication happens quickly but lack depth. जहाँ जो बातचीत है हमारी जल्दबाजी में होती है बट डेप्थ कमी होती है. राइट, कुछ भी बात करनी होती है हम फ़ौरन कॉल लगा लेते हैं, बट जो एक डेप्थ लेटर लिखने में होती है, हम सोच सोच के अपने विचारों को लिखते हैं, वो ऑफ कोर्स कॉल में नहीं होती है. तो वो इसी बात पर एम्फेसिस कर रहे हैं. नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट अप्लाइज करेक्टली टू बोथ असर्शन एंड रीज़न. यहाँ में असर्शन और रीज़न दिया गया है. तो हमारा असर्शन क्या है, राइटिंग लेटर्स कैन बी ट्रेजर्ड एंड री रीड ओवर द टाइम्स. जब हम लेटर्स लिखते हैं तो उसे हम संभाल के रख सकते हैं और टाइम के साथ सदियों सालों बाद भी हम उसे पढ़ सकते हैं. रीज़न क्या दिया गया है, स्पीकिंग ऑन द टेलीफोन प्रोवाइड्स लॉन्ग लास्टिंग जॉय. वहीं जब हम टेलीफोन पर बात करते हैं तो हमें एक बहुत लंबे समय तक की खुशी मिलती है. तो हमारे ऑप्शन क्या है, both A and R true, and R is the correct explanation of A. Both A and R true, but R is not the correct explanation of A. A is true, but R is false. Both A and R are false. तो ये क्या हो जाएगा, A is true. ये बात सच है कि हम लेटर को बहुत टाइम तक संभाल के रख सकते हैं और बाद में भी पढ़ सकते हैं. बट R false क्यों है, क्योंकि राइटर ने ये नहीं कहा था कि टेलीफोन पर बात करते हुए हमें लंबी खुशी मिलती है, उन्होंने कहा था हमें छोटी खुशी मिलती है. सो इट्स नॉट लॉन्ग लास्टिंग बट फ्लीटिंग जो है. ठीक है स्टूडेंट्स, ओके. चलिए अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर. आइडेंटिफाई वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज ट्रू और फॉल्स. तो ये जो स्टेटमेंट दिया है ये ट्रू है या फॉल्स है. द राइटर फील्स दैट लेटर राइटिंग इज अ क्लास अपार्ट फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ राइटिंग. राइटर को लगता है कि लेटर राइटिंग एक अलग तरीके की लिखावट है, एक अलग तरीके की राइटिंग है, डिफरेंट काइंड्स की राइटिंग के मुकाबले. तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू. ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन एक्सट्रैक्ट. तो इसमें से हमारा सबसे अप्रोप्रिएट टाइटल कौन सा दिया गया है, अगर हम इसका टाइटल बनाएं तो द राइज ऑफ इंस्टेंट कम्युनिकेशन, द फ्लीटिंग डिलाइट ऑफ फोन कॉल्स, द लास्टिंग जॉयज ऑफ रिटन वर्ड्स, लिविंग इन अ फास्ट पेस्ड वर्ल्ड. तो सबसे अप्रोप्रिएट हमारा टाइटल क्या हो जाएगा, द लास्टिंग जॉय ऑफ रिटन वर्ड, क्योंकि अपने इस लेटर में वो इस बात का एम्फेसिस दे रहे हैं कि कैसे रिटन वर्ड के एक लास्टिंग जॉय होता है एज कम्पेयर टू अ फोन कॉल. ठीक है स्टूडेंट्स, ओके. अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर. ये भी हमारा एक्सट्रैक्ट वाला क्वेश्चन है, हमें एक्सट्रैक्ट पढ़ना है, फिर आगे के आंसर्स देने हैं. योर ग्रैंड मदर टू मेड एन इम्पॉर्टेंट चॉइस. आपकी ग्रैंड मदर ने भी एक बहुत बड़ा फैसला लिया. शी न्यू इन दोज अर्ली डेज लाइफ इन आनंद कुड नॉट ऑफर इवन द सिंपल कम्फर्ट्स दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड टूडे. वो जानती थी कि उस टाइम पे जो लाइफस्टाइल थी आनंद में वो एकदम सिंपल से भी कम्फर्ट नहीं दे सकती थी जिसको आज हम ग्रांटेड लेते हैं, लाइक बिल्कुल ऐसे ही लेते हैं. However, she ardently supported my choice to live and work in आनंद. बट उसके बावजूद बड़े ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ उन्होंने मेरी बात पर क्या करा, सपोर्ट करा, मेरा साथ दिया कि मैं आनंद में रहूं और आनंद में काम करूं. That choice of your grandmother to stood by me has given me an everlasting strength. और उनके इस फैसले ने कि वो मेरे साथ खड़ी रहीं, उससे मुझे एक बहुत ही ताकत मिली, ऐसी ताकत जो कभी ख़त्म ही ना हो. Always ensuring that I shouldered my responsibility with poise. और उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को बड़े ही काम के साथ, बड़े ही ठहराव के साथ उन्हें संभालूँ, उन्हें एम्ब्रेस करूँ, अपने कंधों पर उठाऊँ. ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है,
How can we say that the grandmother shared her husband dedication to a greater cause? तो हम कैसे कह सकते हैं कि ग्रैंड मदर भी कहीं ना कहीं उनके हस्बैंड ने जो डिसीजन लिया था कि वो इंसानों के लिए, फार्मर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट काम करेंगे, तो उसमें कैसे ग्रैंड मदर भी इन्वॉल्व थी? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बिकॉज शी सेक्रीफाइस्ड हर कंफर्ट टू स्टैंड बाय हर हस्बैंड डिसीजन टू वर्क फॉर फार्मर्स, क्योंकि उन्होंने भी एक अनकंफर्टेबल लाइफ चुनी, उन्होंने भी इस बात का फैसला लिया कि वो एक अनकंफर्टेबल सी लाइफ जी लेंगी ताकि वो अपने हस्बैंड के इस फैसले को, इस डिसीजन को सपोर्ट कर सकें कि वो फार्मर्स के लिए अच्छा काम कर सकें, राइट। वो चाहती तो कह सकती थी मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे यूएस में ही रहना है, बट स्टिल उन्होंने इस बात को चूज़ करा अपने हस्बैंड को सपोर्ट करते हुए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्लीट द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन फॉर टू गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ क्या है, इसको हमें पूरा करना है। द फैक्ट दैट द राइटर प्रेजेस हिज वाइफ टेल अस दैट, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ही ट्रूली वैल्यूज। जिस तरीके से जो राइटर हैं, वर्गीस कुरियन हैं, ग्रैंडफादर हैं, वो अपनी वाइफ को प्रेज करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो उनकी बहुत ज़्यादा कद्र करते हैं, हर रोल इन हिज लाइफ, उनका जो रोल था उनकी ज़िंदगी में। Complete the following sentences with the correct option given below. Based on the information, the extract we can infer that the grandmother had all of the following trait except. तो ये जो extract में हमने अभी जो भी पढ़ा, तो इससे कौन से traits हैं grandmother में? सिर्फ एक trait छोड़ के, वो encouraging थी, comforting थी, understanding थी और thoughtful थी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंफर्टिंग। ये भी दिखाया गया कि उन्होंने उनको एनकरेज करा, उनकी बात को समझा और सोच विचार वाली थी, बट कंफर्ट का कहीं कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया गया कि वो उन्हें कंफर्ट कर रही थी, समझा रही थी, राइट। तो दीज थ्री ट्रेट्स वर इन्वॉल्व इन दिस एक्सट्रैक्ट, बट कंफर्टिंग का नहीं दिखाया गया, नहीं मेंशन करा गया है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Select the phrase that conveys showed grace under passion, pressure and carried out my duty with dignity and confidence। तो हमें दिखाना है कि इवन प्रेशर के बावजूद बहुत ज़्यादा ग्रेसफुली काम करा और ड्यूटीज़ को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही गर्व सम्मान के साथ उनको पूरा करा। तो कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है? शोल्डर्ड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी विद वॉइस, मेरी जिम्मेदारियों को बड़ी ही कामनेस के साथ, बड़ी ही डिग्निटी के साथ उठाया। ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इवेंट डज डॉक्टर कुरियन रिफर टू व्हेन ही मेंशन रिसीविंग द पद्म विभूषण? तो कौन सी जो डॉक्टर कुरियन है रेफर करते हैं जब वो पद्मा विभूषण को रिसीव कर रहे थे, जब उन्हें पद्मा विभूषण मिला? डॉक्टर कुरियन टॉक्स अबाउट द 1999 दिल्ली सेरेमनी व्हेन ही गॉट द पद्मा विभूषण। वो उस टाइम की बात करते हैं दिल्ली में 1999 की, जब उन्हें पद्मा विभूषण मिला। He remembers his grandson proudly wearing the medal and asking if he could keep it। और इस बात को याद करते हैं कि कैसे उनका जो ग्रैंडसन था, उनका जो पोता था, वो उस मेडल को बड़ी ही खुशी से पहनता है और बड़ी ही मासूमियत से पूछता है कि क्या वो उसे रख सकता है। तो वो इन सारे इवेंट्स को याद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। How did Dr. Kurian's decision to join the cooperative in Anand affect his life? जो डॉक्टर कुरियन का ये जो फैसला था कि वो जो कोऑपरेटिव छोटा सा जो संगठन था फार्मर्स का, वो उसे ज्वाइन करेंगे, उससे उनकी लाइफ पर क्या असर पड़ा? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर कुरियन चूज टू वर्क विद द डेयरी फार्मर्स इन आनंद इंस्टेड कैरियर्स लाइक मेटलर्जी, आर्मी और गोइंग अब्रॉड। उन्होंने ये फैसला लिया कि वो फार्मर्स के साथ क्या करेंगे, उनके डेयरी कोऑपरेटिव में काम करेंगे, बल्कि दूसरे कैरियर्स परस्यू करने के बजाय, जैसे कि मेटलर्जी हो गया, आर्मी में जाना या अब्रॉड में शिफ्ट हो जाना। दिस डिसीजन गेव हिम अ मीनिंगफुल लाइफ ऑफ सर्विस। इस फैसले ने उन्हें क्या दी? एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी दी, सेवा की। ब्रॉट हिम रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन, इससे लोगों ने उनकी इज्जत करी, उनको पहचाना। एंड लीड टू द वाइट रेवोल्यूशन, और आज हम उन्हें एज अ फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन मानते हैं, विच इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ फार्मर्स एंड रूलर ऑफ इंडिया। जिसने क्या करा? जो ज़िंदगी थी फार्मर्स की, जो गांव में जो लोगों की ज़िंदगी थी, उसने बहुत बेहतर बनाया उनके इस फैसले ने। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डॉक्टर कुरियंस डिसीजन टू वर्क इन आनंद रिवील हिज वैल्यूज एंड सेंस ऑफ ड्यूटी, एक्सप्लेन। जो डॉक्टर कुरियन का जो फैसला था कि वो क्या करेंगे, आनंद में काम करेंगे, इससे हमें उनकी वैल्यू, मतलब उनके संस्कार और उनकी सेंस ऑफ ड्यूटी के बारे में क्या पता चलता है?
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर कुरियंस चॉइस टू वर्क इन आनंद शोड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड नेशन। तो जब उन्होंने ये फैसला लिया कि वो आनंद में काम करेंगे, तो उससे उनको दिखता है कि वो कितना ज़्यादा अपने देश को लेके सीरियस थे, कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थे। ही गेव अप अ कंफर्टेबल लाइफ टू सर्व पुअर फार्मर्स। उन्होंने एक कंफर्टेबल लाइफ को गिव अप कर दिया। वो चाहते तो यूएस में जाके शिफ्ट हो जाते, बट उसको गिव अप कर दिया और ऐसी लाइफ चुनी जिसमें वो क्या कर सके, फार्मर्स के लिए कुछ बेहतर कर सके। His honesty, humility and dedication guided him। और उनकी सच्चाई, उनकी डाउन टू अर्थ हम्बलनेस ने और उनकी मेहनत ने उनको गाइड करा, उनको रास्ता दिखाया। एज ही वॉन्टेड टू हेल्प सोसाइटी मोर देन फोकस ऑन पर्सनल सक्सेस। क्योंकि वो क्या करते थे, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए ज़्यादा करना चाहते थे अपनी पर्सनल खुद की सक्सेस के अलावा। ठीक है, ओके। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वाई डिड डॉक्टर कुरियन राइट द लेटर टू हिज ग्रैंडसन? तो डॉक्टर कुरियन ने ये लेटर, ये ख़त क्यों लिखा अपने ग्रैंडसन के लिए? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर कुरियन रोट द लेटर टू हिज ग्रैंडसन टू शेयर हिज लाइफ लेसन एंड इंस्पायर द यंगर जनरेशन। उन्होंने ये खत इसलिए लिखा ताकि वो अपने पोते सिद्धार्थ को भी इंस्पायर कर सकें और उनके साथ साथ जो यंगर जनरेशन है उनको भी इंस्पायर और मोटिवेट कर सकें। ही वांटेड टू टीच वैल्यूज़ लाइक हार्ड वर्क। वो बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ टीच करना चाहते थे, जैसे कि हार्ड वर्क, मेहनत हो गई, ऑनेस्टी हो गई, कंपैशन, लोगों के लिए प्यार एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेकिंग मीनिंगफुल चॉइसेस, और इम्पॉर्टेंस की कैसे हमें सही फैसले लेने चाहिए जो कि मीनिंगफुल हो, जो कि सिर्फ हमारी सोलली हमारी सक्सेस पर बेस्ड ना हो। ठीक है, ओके। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कुरियन, लाइफ इज़ अ प्रिविलेज एंड इट इज़ रॉन्ग टू वेस्ट इट। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस? तो डॉक्टर कुरियन क्या कहते हैं कि ये जो ज़िंदगी है ये एक प्रिविलेज है, एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है, और इसे हमें क्या करना चाहिए? गलत होगा कि अगर हम इसे वेस्ट करें, बर्बाद करें। तो आपके क्या ओपिनियन है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आई एग्री विद डॉक्टर कुरियन, लाइफ इज़ अ स्पेशल गिफ्ट एंड वी शुड नॉट वेस्ट इट। मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ कि जो लाइफ है ये क्या है, एक बहुत ही बड़ा तोहफा है हमारे लिए, और हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। वी मस्ट यूज आवर टाइम टू स्टडी, वर्क हार्ड एंड हेल्प अदर्स एंड डू गुड थिंग्स दैट मेक आवर लाइफ मीनिंगफुल। और हमें इस टाइम को हमारे पढ़ने में यूज़ करना चाहिए, मेहनत में यूज़ करना चाहिए, दूसरों की मदद में यूज़ करना चाहिए, और ऐसे काम करने चाहिए जिससे हम लोगों की लाइफ को भी और ज़्यादा मीनिंगफुल बना पाएँ, आसान बना पाएँ, अपने देश के लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट मैसेज डज डॉक्टर कुरियन वांट टू कन्वे अबाउट सेल्फलेस सर्विस एंड इट्स लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी? तो जो डॉक्टर कुरियन है वो क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं सेल्फलेस सर्विस पर और उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पर, सोसाइटी पर? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर कुरियन बिलीव दैट ट्रू सक्सेस कम फ्रॉम सर्विंग अदर। डॉक्टर कुरियन इस बात पर यकीन करते थे कि जो असल जो सक्सेस है, जो कामयाबी है, वो किससे आती है? दूसरों को सर्व करने से आती है, नॉट पर्सनल गेन, ना कि अपने खुद के फ़ायदे से। इवन स्मॉल एक्ट ऑफ सेल्फलेस सर्विस कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी एंड इंस्पायरिंग फ्यूचर जनरेशन। तो छोटे छोटे एक्ट ऑफ काइंडनेस से भी, छोटे छोटे एक्शन से भी हम क्या कर सकते हैं? एक पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं और हमारी फ्यूचर जनरेशन को और ज़्यादा इंस्पायर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है लेट अस लर्न। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स इन ईच सेंटेंस विद द करेक्ट सिनोनिम फ्रॉम द बॉक्स, यू मे रेफर टू अ डिक्शनरी। तो यहाँ जो हमारे वर्ड्स हैं जिनको अंडरलाइन करा गया है, यहाँ बॉक्स के यूज़ करके हमें क्या करना है? उनसे चेंज करना है। ठीक है चलिए, तो हम अपना आंसर देख लेते हैं। ही रिसीव्ड द अवार्ड इन अ मैग्निफिसेंट सेरेमनी। तो मैग्निफिसेंट के बदले क्या आ जाएगा? स्प्लेंडेड। मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडिंग मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आलीशान हो, बहुत ज़्यादा शानदार हो। तो उन्हें जो अवार्ड मिला था वो एक बहुत ही शानदार सी सेरेमनी में मिला। आई फेल्ट अ फ्लीटिंग जॉय व्हेन आई रिसीव द एप्रिशिएशन फॉर माई सॉन्ग। तो यहाँ क्या आ जाएगा? फ्लीटिंग के बदले मोमेंट्री। फ्लीटिंग मतलब क्या होता है? जो चीज़ जो कि छोटी सी हो, थोड़े से मोमेंट्स के लिए हो। तो यहाँ मोमेंट्री आ जाएगा कि मुझे एक छोटी सी खुशी मिली जैसे ही मुझे मेरे गाने के लिए एप्रिशिएट करा गया। थर्ड, विद टूडेज इंस्टेंट कम्युनिकेशन वी कैन शेयर इन्फॉर्मेशन अक्रॉस द वर्ल्ड इन सेकेंड्स। तो इंस्टेंट के बदले क्या आ जाएगा? स्विफ्ट, क्योंकि इंस्टेंट मतलब भी होता है बहुत जल्दी से, और स्विफ्ट मतलब भी होता है कि कोई चीज़ इन अ वेरी बहुत ज़्यादा क्विक मैनर में हो।
ठीक है। तो यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि आज के ज़माने में जहाँ हम फ़ॉरेन लोगों से कम्युनिकेट कर पाते हैं, इंटरेक्ट कर पाते हैं, हम क्या कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं दुनिया भर में सेकंड्स में, कुछ सेकंड्स में, राइट। किसी को भी मैसेज भेजना है, फ़ौरन अपन ने टाइप करा और वो उनके पास चला गया। ठीक है। नेक्स्ट, आर स्कूल फोकस ऑन द कोर वैल्यूज कोलैबोरेशन, इनोवेशन एंड यूनिटी। तो कोर के बदले क्या आ जाएगा, एसेंशियल। जो हमारा स्कूल है वो एसेंशियल इंपॉर्टेंट वैल्यूज, मेन वैल्यूज पर ध्यान देता है, जैसे कि कोलैब करना, कुछ इनोवेट करना और यूनिटी, साथ में मिलकर रहना। माई टीचर्स एडवाइस ऑन टाइम मैनेजमेंट इज अ वैल्यूबल रिमाइंडर ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो यहाँ वैल्यूबल के बदले क्या आ जाएगा, यूजफुल, राइट। तो यहाँ क्या आ जाएगा कि जो मेरे टीचर ने जो मुझे एडवाइस दी टाइम मैनेजमेंट में, वो क्या है, एक बहुत ही यूजफुल, एक बहुत ही हेल्पफुल सा, एक कीमती रिमाइंडर है कि मैं चीज़ों को अच्छे से प्लान करूँ। एंड लास्ट, रीडिंग बुक्स एंड लिसनिंग टू म्यूजिक कैन गिव अबाइडिंग प्लेजर दैट विल लास्ट फॉर एवर। जब हम किताबें पढ़ते हैं, गाने सुनते हैं, तो ये क्या देता है हमें, एक लाइफ लॉन्ग, अबाइडिंग मतलब क्या होता है, लाइफ लॉन्ग, एक ऐसी खुशी देता है जो कि हमेशा हमारे साथ रहती है। तो ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैच द एक्सप्रेशन फ्रॉम द टेक्स्ट इन कॉलम 1 विद द मीनिंग्स इन कॉलम 2। तो कॉलम 1 में हमारे एक्सप्रेशन दिए गए हैं और इनके मीनिंग के साथ हमें इन्हें मैच करना है। तो चलिए हम अपने आंसर्स देख लेते हैं। तो इन ऑल ह्यूमिलिटी, इन ऑल ह्यूमिलिटी मतलब क्या होता है, बीइंग हम्बल एंड हैविंग नो फीलिंग ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस। ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता, मतलब एकदम डाउन टू अर्थ होके बहुत ही हम्बल वे में चीज़ों को करना या सोचना। होल्ड देयर हेड्स हाई, तो इसका मतलब क्या होता है, बी कॉन्फिडेंट एंड हैव अ पॉजिटिव फीलिंग। कहते हैं ना, अपना सर ऊंचा रखो। तो जब आप किसी चीज़ को लेके पॉजिटिव होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, तो इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं। टू बी क्वाइट ऑनेस्ट मतलब किसी चीज़ को आप बहुत ही सच्चे वे में, ट्रुथफुल वे में बोलें। एंड देन टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, तो ये किससे, सेकंड से मैच हो जाएगा। डूइंग समथिंग यूजिंग ऑल योर स्किल्स, टैलेंट्स एंड नॉलेज, जब हम कोई काम, कोई चीज़ करते हैं अपने सारे स्किल्स, टैलेंट या नॉलेज को यूज़ करके। ठीक है। लुक्ड एट इन ऑ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऑब्जर्व विद ग्रेट रिस्पेक्ट एंड वंडर। जब हम किसी चीज़ को बहुत ही एडमिरेशन से, बड़ी ही रिस्पेक्ट से देखते हैं ना कि वाह यार आपने कितना बड़ा काम करा, तो ये हमारे उस एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। समवेयर डीप डाउन, समवेयर डीप डाउन मतलब इन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल्फ, मतलब कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं मुझे अंदर से लग रहा था कि ये बात गलत है, तो तब हम बोलते हैं समवेयर डीप डाउन। ठीक है। तो मतलब हम अंदर से कोई चीज़ बहुत ज़्यादा रियलाइज करते हैं, इन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल्फ। ठीक है। तो ये हमारे आंसर्स हो गए। ओके। नेक्स्ट, मेक as many word as you can out of the following word. One example has been done for you. तो यहाँ हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, हमें इन वर्ड से और वर्ड्स निकालने हैं। जैसे कि कम्युनिटी में यूनिटी हो गया, सिटी हो गया, टॉय हो गया, ट्यून हो गया, तो ऐसे ही हमें इनमें भी बनाना है। जैसे कि इम्पोर्टेंट हो गया, तो एक तो हमारा वर्ड बन जाएगा इम्पोर्ट, फिर हमारा बन जाएगा एंड। तो ऐसे ही हमें और वर्ड्स बनाने हैं, जैसे कि पार्ट, पोर्ट, एंड, रेंट। आप अपने आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे ही मैग्निफिसेंट है, तो मैग्निफिसेंट से हम कौन कौन से वर्ड बना सकते हैं, गिफ्ट, नीट, फैन, केन, सेंट, गेम। सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड से हम क्या क्या वर्ड बना सकते हैं, आइडिया, साइड, डेट, साइड, फेट, सैड। तो ये आंसर आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। जनरेशन का हो जाएगा गेट, रेट, नियर, टोन, रेंट, जाइंट। फिर उसके बाद अचीवमेंट का हो जाएगा अचीव, नेम, टाइम, हीट, टीम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे आंसर्स हो गए। अगर इसके अलावा भी आपके पास वर्ड्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है। ओके। नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं, लेट अस प्ले अ वर्ड गेम अंताक्षरी। तो अंताक्षरी एक बड़ा ही फेमस सा गेम है स्टूडेंट्स, जो कि आप अपने दोस्तों के साथ खेला होगा। राइट द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द क्लूज गिवन बिलो। फॉर एग्जाम्पल, द सिनोनिम ऑफ द फर्स्ट वर्ड important ends with the letter T. The synonyms of the second word troubles begins with T. Then write the synonyms of the third word starting with the letter E. Now continue with the word game. तो यहाँ जैसे कि synonyms दिए गए हैं, जैसे कि मेजर, तो मेजर का सिनोनिम में क्या हो जाएगा हमारा इम्पॉर्टेंट, ये टी पे ख़त्म हुआ। अब प्रॉब्लम का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ट्रबल, तो ये ई पे ख़त्म हुआ। अब अनइवन है, तो अनइवन का क्या हो जाएगा, इवन, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, इवन। फिर उसके बाद रिलेटेड टू पोस्ट ऑफिस, कोई चीज़ जो कि पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड है तो क्या हो जाएगा, लेटर, तो हमारा यहाँ जाएगा LETTER।
ठीक है, LETTR लेटर हो गया। फिर आर मोरल ड्यूटी, तो हमारी मोरल ड्यूटी क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ जाएगा RESPONSIBILITY, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। यहाँ हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया हमारा। देन नेक्स्ट हमारा रिलेटेड टू टाइम, तो कोई चीज़ जो कि टाइम से रिलेटेड हो, तो यहाँ आई गेस हमारा ईयर्स आ जाएगा। फिर उसके बाद प्रॉस्पेरस, कोई चीज़ बहुत प्रॉस्पेरस हो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सक्सेसफुल, SUCCESSFUL, सक्सेसफुल। और फिर उसके बाद रिलेटेड टू बीइंग अलाइव, राइट, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ L आ गया, IFE, ठीक है, तो लाइफ, जैसे कि यहाँ आपको हमारा आंसर दिख रहा है। तो ये आंसर आप क्या करिएगा, अपनी कॉपी में फिल कर लिएगा, जो कि हमने अपने आंसर्स लिखे, इंपॉर्टेंट, ट्रबल, इवन, लेटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईयर, सक्सेसफुल और लाइफ, ये हमारा एक खाली रहेगा। वही मैं सोच रही थी एक्स्ट्रा कैसे बच रहा है, ठीक है, ओके। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टडी द हाईलाइटेड पंक्चुएशंस मार्क्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। तो यहाँ क्या है, कुछ हमने पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करा है, उन्हें हमें पढ़ना है। बट दैट यू शुड नॉट बी सेटिस्फाइड इन merely कीपिंग माई अवार्ड्स। द चैलेंज बिफोर यू वॉज टू अर्न योर ओन रिवॉर्ड्स एंड फॉर द वर्क दैट यू डिड इन योर लाइफ टाइम। जैसे कि यहाँ हमने क्या यूज़ करा है एक डैश का यूज़ करा है। Then next, writing, even if it is a letter, not only conveys our present concerns and views of the events taking place around us, but it become a possession. तो जैसे कि यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, डैश का यूज़ कर रहे हैं। द हाईलाइटेड पंक्चुएशन इज़ अ लॉन्ग डैश दैट कैन बी यूज टू लिंक वर्ड्स और नंबर्स। तो जैसे कि हमने डैश का यूज़ करा है, तो ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, मे बी जब हमें वर्ड्स को लिंक करना होता है या हमें क्या करना होता है, नंबर्स को लिंक करना होता है, तब हम क्या करते हैं, डैशेस को यूज़ करते हैं लिंक करने के लिए, किससे, वर्ड्स या नंबर्स को। और टू क्रिएट अ पॉज इन अ सेंटेंस, या हमें किसी सेंटेंस पे ऐसे पॉज लेना है, कीपिंग माई अवार्ड्स द चैलेंज। तो यहाँ क्या, मैंने एक पॉज लिया, तो यहाँ हमें एक पॉज इफेक्ट लाना होता है, तब भी हम क्या करते हैं, डैशेस का यूज़ करते हैं। सो दीज आर द मेजर 3 यूज़ ऑफ डैशेस, जो कि हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यूज़ करते हैं। और टू क्रिएट अ पॉज इन अ सेंटेंस देयर आर मेन टाइप्स ऑफ, ठीक है, तो मेनली जो हमारे डैशेज है वो कैसे होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक तो हमारा होता है एंड डैश, जो कि थोड़ा छोटा होता है, और दूसरा हमारा एक लॉन्गर डैश होता है जिसे हम बोलते हैं एम डैश, जो कि थोड़ा लंबा होता है। दिस इज आर एंड डैश एंड दिस इज आर एम डैश, ठीक है, ओके, ठीक है। द एंड डैश रिप्रेजेंट अ स्पैन और रेंज इन नंबर्स और डेट। तो ये जो हमारा एंड डैश होता है, जो कि ऐसे छोटा सा होता है, तो ये क्या दिखाता है, एक रेंज दिखाता है नंबर्स की, राइट, कि यहाँ से जैसे कि 1 से लेके 10 तक, तो अगर मुझे बोलना है 1 से लेके 10 तक, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगी। वहीं अगर मुझे डेट बोलना है, जैसे कि 19 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक, तो यहाँ बीच में मैंने क्या यूज़ करा है, एंड डैश का यूज़ करा है। तो एंड डैश को हम किस लिए यूज़ करते हैं, जब हमें किसी नंबर या डेट्स की रेंज को दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब आप क्या करिए, इसको एक बार पढ़िए, फिर आगे हम क्या करते हैं, इसके यूसेज को और एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने जस्ट अभी क्या पढ़ा, एंड डैश के बारे में पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा कि कैसे हम एंड डैश का यूज़ करते हैं मे बी नंबर्स की रेंज को दिखाने के लिए। तो चलिए एक बार हम इसके एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, राइट, मे बी नंबर्स की रेंज हो गई या टाइम पीरियड दिखाने के लिए, लाइक ट्रेन ऑपरेट्स टू जून टू सितंबर। तो कोई एक टाइम पीरियड हमें दिखाना है कि ये चीज़ कब से लेकर कब तक हुई, जनवरी टू फरवरी, जनवरी टू दिसंबर, तो हम क्या करते हैं, एंड डैश का यूज़ करते हैं। या पेज नंबर, जैसे कि हमारी टीचर बोलती है ना, सच एज रेफर टू पेज 50 to 75, तो मे बी हमें कोई नंबर्स लाइक इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। और टू शो स्कोर्स, या हम स्कोर्स दिखाने के लिए भी शो करते हैं, इंडिया वॉन द सीरीज 2:1, राइट। तो इस तरीके से हमें नंबर की रेंज दिखाने के लिए हम एंड डैश का यूज़ करते हैं। वहीं एम डैश क्या होता है, ये हमारा थोड़ा सा लॉन्गर होता है और इसका पर्पस भी अलग होता है। द एम डैश इज़ यूज टू ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और
टू शो अ चेंज इन थॉट विद इन अ सेंटेंस। तो क्या होता है, एम डैश का हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होती है या चेंज में कुछ ऐसा हमारा क्या बोलते हैं कोई डिफरेंस आया है थॉट में, तो उसको हम ऐड करते हैं। चलिए हम अपने एग्जाम्पल देख लेते हैं। द एग्जीबिशन, तो यहाँ क्या एग्जीबिशन के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। हेल्ड इन द मेन हॉल, कहाँ हुआ, मेन हॉल में हुआ। तो यहाँ ये जो हमने एम डैश का यूज़ करा है ये दिखा रहा है कि यहाँ एग्जीबिशन के बारे में हमें और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। फिर इसमें क्या लिखा है, हेल्ड इन द मेन हॉल, कि मेन हॉल में हुआ। फिर अगेन मेन हॉल के बारे में और ज़्यादा बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, फीचर्स लोकल आर्टिस्ट, मतलब वो जो मेन हॉल था वहाँ कौन कौन आए थे, लोकल आर्टिस्ट आए थे। या दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आई बम्प्ड इनटू समवन अनएक्सपेक्टेड माय ओल्ड टीचर, कल मैं किसी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड इंसान से टकरा गई। किससे, मेरे ओल्ड टीचर से। तो यहाँ मैंने एक बात बोली कि क्या कल मैं किसी एक बहुत ही मतलब अनएक्सपेक्टेड इंसान से एकदम से टकरा गई। किससे, तो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने क्या लगा दिया, एम डैश लगा दिया, मेरी पुरानी टीचर। डू नॉट ऐड स्पेसेस अराउंड द डैश एंड अवॉइड ओवर यूजिंग देम। एक तो हमें ये नहीं करना है कि हम इनका बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करें सेंटेंस में, और दूसरा हमें इनके आसपास क्या करना है, स्पेस नहीं ऐड करना है। Read the sentences below and insert either an m dash or an n dash suitably। तो क्योंकि यहाँ में क्या ये sentences दिए गए हैं और हमें appropriateness के हिसाब से कि कहाँ हमारा n dash आएगा, कहाँ हमारा m dash आएगा, वो हमें ऐड करना है। ठीक है, तो चलिए हम अपना आंसर देखते हैं। जैसे कि द कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड फ्रॉम मार्च 15 टू मार्च 20। तो यहाँ हम क्या एक टाइम पीरियड दिखा रहे हैं, एक टाइम रेंज दिखा रहे हैं। तो यहाँ हमारा क्या लग जाएगा, हमारा यहाँ लग जाएगा n dash। क्या लग जाएगा स्टूडेंट्स, n dash लग जाएगा। देन आई लिव्ड इन कानपुर टू रायपुर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, फॉर 5 years, कि मैं कानपुर से रायपुर रही हूँ 5 सालों के लिए। तो यहाँ क्या दिखा रहा है, दो चीज़ों को दिखाया जा रहा है, दो चीज़ों की रेंज दिखाई जा रही है। नेक्स्ट, द आर्टिस्ट नोन फॉर हर वाइब्रेंट पेंटिंग्स विल बी शोकेसिंग हर वर्क इन गुवाहाटी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, द आर्टिस्ट, जो आर्टिस्ट है। फिर हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं कि जो आर्टिस्ट है जो कि अपने काम के लिए जानी जाती है। राइट, एम डैश हम तब ऐड करते हैं जब हमें क्या करना रहता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी रहती है। जैसे कि अब हमारा 4th वाला है, काफ़ी ईजी है। द स्कोर फॉर द फाइनल मैच वर 2:3। राइट, तो यहाँ हमारा एन डैश लग जाएगा क्योंकि ये क्या दिखा रहा है, रेंज दिखा रहा है नंबर की, जो कि जस्ट अभी हमने अपने एग्जाम्पल में भी पढ़ा था। देन माय फेवरेट स्नैक्स, तो यहाँ हमारा क्या लग जाएगा, एम डैश, कि मेरे फेवरेट स्नैक्स क्या क्या हैं, समोसा, पकौड़ा, जलेबी, आर ऑल फ्रॉम इंडिया, सब इंडिया से हैं। देन अगेन हमने यहाँ एम डैश लगाया एक और इन्फॉर्मेशन बताने के लिए, क्या बताने के लिए, कि ये सभी इंडिया से हैं। देन नेक्स्ट, द ट्रेन जर्नी फ्रॉम बेलागवी बेंगलुरु टेक लेस देन 10 hours। तो ये जो ट्रेन जर्नी है कहाँ से, बेलावगी से बेंगलुरु तक, तो ये क्या है, एक टाइम पीरियड है जिसमें हम ट्रैवल करेंगे। तो यहाँ अगेन हमारा एन डैश लग जाएगा। देन 7th, आई जस्ट फिनिश रीडिंग द बुक, इट वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो यहाँ क्या आया, हमारा एक सेंटेंस हो गया कि मैंने जस्ट अभी किताब पढ़ना ख़त्म करी। फिर आप उसके बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दे रहे हैं कि वो बहुत शानदार थी, तो यहाँ आपने एम डैश लगा दिया। देन नेक्स्ट, द इवेंट विल टेक प्लेस ऑन September 1 टू September 5। तो बहुत ही हमारा ऑब्वियस आंसर है, यहाँ क्या लग जाएगा, एन डैश, कि एक टाइम पीरियड को दिखाया जा रहा है कि जो इवेंट है वो 1 सितंबर से शुरू होगा और 5 सितंबर तक चलेगा। तो यहाँ हम क्या लगा देंगे स्टूडेंट्स, एन डैश लगा देंगे। तो एन डैश में भी हम कोई टाइम पीरियड दिखाने के लिए, कोई नंबर्स की रेंज दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। वही एम डैश हम जब एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, फिर किसी इंसान से रिलेटेड हो गई, किसी भी लाइक फेवरेट स्नैक्स वाला हमारा एग्जाम्पल हो गया, राइट, कुछ भी चीज़ के बारे में हम और ज़्यादा बढ़ा के बता रहे हैं, तब हम एम डैश का यूज़ करते हैं। ओके ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। तो यहाँ क्या है, कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, उन्हें हमें पढ़ना है। वी टोल्ड यू दैट ऑफ कोर्स दिस मेडल वॉज योर्स एज इट वॉज माइन। हमने तुमसे कहा, अरे बिल्कुल, ये मेडल जितना हमारा है उतना ही तुम्हारा भी है। Who were trying to gain control over their life, जो कि क्या, अपनी ज़िंदगी का खुद पर मतलब खुद से अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल लेना चाहते थे। I have always emphasized that it's a recognition of the achievement of many people। और हमेशा मैंने इस बात पर जोर डाला है कि ये जो मैंने जो भी कामयाबी मुझे मिली
ही है, ये मेरे आसपास के लोगों की ही वजह से है जिन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज करा, मुझे अप्रिशिएट करा और मेरी मदद करी। इन द गिवन सेंटेंसेज योर्स एंड देयर्स इंडिकेट पोजेशन। तो जब भी हम ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं जैसे कि हमारा योर्स हो गया, देयर्स हो गया, तो ये क्या दिखाता है स्टूडेंट्स? ये दिखाता है पोजेशन, समथिंग बिलोंगिंग टू यू एंड देम रिस्पेक्टिवली। मे बी कोई चीज़ आपको बिलोंग करती है, जैसे कि मैं आपसे पूछ रही हूँ इज दिस पेन योर्स, क्या ये पेन आपका है? तो यहाँ जब मैं योर्स यूज़ कर रही हूँ तो पोजेशन दिखा रहा है, फिर मैं क्या कहूँगी? नो, इट्स माइन, ये मेरा है। तो हमारे वर्ड योर्स हो गए, देयर्स हो गए, माइन हो गए, दीज आर द काइंड ऑफ वर्ड्स जो कि पोजेशन दिखाते हैं, राइट। योर्स हो गया हमारा, जैसे कि इज दिस बुक योर्स, राइट। मैंने आपसे बोला कि क्या ये किताब आपकी है, तो यहाँ योर्स क्या दिखा रहा है? पोजेशन दिखा रहा है, राइट। ठीक है, देयर हो गया, अगर हम कह रहे हैं कि इट्स देयर कार, वो उनकी गाड़ी है, तो ये क्या दिखा रहा है? पोजेशन दिखा रहा है। बट इट्स डज नॉट इंडिकेट पोजेशन रेदर इन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ इट इज। बट यहाँ जब इट्स आ रहा है, यहाँ हमने योर्स पढ़ा, देयर पढ़ा, तो इट्स पोजेशन नहीं दिखाता है, बल्कि इट्स क्या है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इट इज़ की। मतलब हम इट इज़ ऐसे लिखते हैं तो उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दिया? इट्स लिख दिया, बट उसका मीनिंग यही है, इट इज़। ठीक है, यहाँ भी इसका मीनिंग यही है, इट इज़ आर रिकॉग्निशन। ये क्या है? एक रिकॉग्निशन है मेरी अचीवमेंट की बहुत सारे लोगों की तरफ से। तो यहाँ इट्स हम इसे पढ़ तो रहे हैं, बट इसका मीनिंग क्या है? इट्स। समझ में आया? योर और देयर क्या दिखाता है? पोजेशन दिखाता है, बट इट्स क्या है? इट इज़ की हमारी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। नेक्स्ट, नोट द फॉलोइंग डिफरेंसेस। अब हमें क्या करना है? यहाँ फॉलोइंग डिफरेंसेस नोट करने हैं। यहाँ क्या है? इट्स इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट इज़ और इट हैज़। तो इट्स जो है हमारा, ये किसकी कॉन्ट्रैक्शन है? एक तो इट इज़ की है और इट हैज़ की है। जैसे कि इट्स गेटिंग डार्क आउटसाइड, बाहर अंधेरा हो रहा है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग इट इज़ गेटिंग डार्क आउटसाइड, हमने क्या लिख दिया? इट्स गेटिंग डार्क आउटसाइड। देन दूसरा फंक्शन क्या है इट्स का? इंडिकेट दैट समथिंग बिलोंग्स टू यू। ये भी दिखाता है कि ये चीज़ आपकी है। द डॉग वैग्ड इट्स टेल, कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई, तो वो पूंछ किसकी है? कुत्ते की है। तो ये क्या दिखा रहा है? पोजेशन भी दिखा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहा है, पोजेशन दिखा रहा है। देन नेक्स्ट, यू आर क्या है? यू आर भी यू आर की कॉन्ट्रैक्शन है। हम इसको लिख तो देते हैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में यू ऐसे करके आर ई, बट ये किसकी कॉन्ट्रैक्शन है? यू आर की। यू आर गोइंग टू लव दिस बुक, तुम्हें ये किताब बहुत पसंद आने वाली है। तो इसका मीनिंग यू आर ही है, बट हम इसे ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। देन हमारा आ जाता है योर, इंडिकेट समथिंग दैट बिलोंग्स टू यू। ये क्या दिखाता है? जब कोई किताब आपकी हो, जैसे कि कैन आई हैव योर बुक्स, क्या मैं आपकी किताबें ले सकती हूँ? तो यहाँ योर क्या दिखा रहा है? कि वो चीज़ आपको बिलोंग करती है। ठीक है, इज दिस योर पेन, क्या ये आपका पेन है? देन दे आर क्या दिखाता है? अगेन दे आर में भी हम ऐसे आर ई स्मॉल करके लिख देते हैं। ये दे आर पूरा जो हमारा फुल होता है दे आर, उसका कॉन्ट्रैक्शन है। दे आर कमिंग टू द फील्ड ट्रिप, वो फील्ड ट्रिप पर आ रहे हैं। देन नेक्स्ट देयर, अब देयर क्या दिखाता है? पोजेशन दिखाता है। वी शुड कॉन्ट्रैक्ट देयर मैनेजर, हमें उनके मैनेजर से मिलना चाहिए। तो मैनेजर किनका है? उनका है, तो यहाँ पोजेशन दिखाया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से अलग अलग वे में इट्स का यूज़ होता है, यू आर योर का यूज़ होता है, दे आर और देयर का यूज़ होता है, ताकि आपको कोई भी डिफरेंस ना हो। एक बार आप भी अपनी एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जैसे कि जस्ट अभी हमने पढ़ा कि कहीं पोजेशन दिखाता है, कहीं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है, तो अब इन्हीं को यूज़ करके हमें अपनी इस एक्सरसाइज को फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। तो चलिए साथ में हमारा पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्लीज़ रिमेंबर टू ब्रिंग, तो यहाँ क्या आ जाएगा? योर, कि याद रखना कि तुम अपनी असाइनमेंट बुक लेकर आओ। तो यहाँ योर क्या दिखा रहा है? पोजेशन दिखा रहा है कि तुम अपनी लेकर आना असाइनमेंट बुक, जो असाइनमेंट बुक तुम्हारी है, तो यहाँ योर आ जाएगा। Then next, the team celebrated their victory after the match. टीम ने अपनी जो जीत है उसे क्या करा? सेलिब्रेट करा मैच के बाद। तो ये विक्ट्री किसकी है? उनकी टीम की है। तो अगेन यहाँ जो देयर है वो एक तरीके से क्या दिखा रहा है? पोजेशन दिखा रहा है। देन थर्ड, इट इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ क्या आ जाएगा? इट्स इम्पॉर्टेंट
टू स्टे हाइड्रेटेड ड्यूरिंग द हॉट समर डेज। तो यहाँ इट्स का मतलब क्या है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी है कि हम गर्मियों के टाइम पे हाइड्रेटेड रहें। तो यहाँ इट्स क्या है, इट इज़ की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। देन नेक्स्ट, आई कांट बिलीव यू आर गोइंग टू द मैंगो फेस्टिवल टुडे। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि आज तुम मैंगो फेस्टिवल जाओगे। तो यहाँ हमें किसी पोजेशन की ज़रूरत नहीं, यहाँ कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो यहाँ हमारा नॉर्मल यू आर आ जाएगा, यू आर ई, जो कि क्या है, यू आर के फुल का कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन है। ठीक है, नेक्स्ट, द स्टूडेंट सेट, तो यहाँ क्या आ जाएगा, दे आर एक्साइटेड फॉर द फील्ड ट्रिप टुमारो। स्टूडेंट्स ने कहा कि वो बहुत एक्साइटेड हैं कल की फील्ड ट्रिप के लिए। तो यहाँ हमारा आ जाएगा दे आर, क्योंकि यहाँ किसी पोजेशन की बात नहीं कर रहे हैं कि यहाँ दे आर आए। नेक्स्ट, लास्ट, द ट्री लॉट्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इट्स, अगेन इधर आ जाएगा इट्स लीव्स इन द विंटर। पेड़ ने अपनी क्या करा, अपनी पत्तियों को खो दिया, लॉस्ट हो गई, गिर गई सर्दियों में। देन अगेन यहाँ इट्स क्या दिखा रहा है, पोजेशन दिखा रहा है। एक तो हमारा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है इट इज़, ये क्या दिखाता है, इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म, और एक होता है हमारा ITS इट्स, जो कि पोजेशन दिखाता है। जैसे कि पेड़ ने अपने पत्ते खो दिए सर्दियों में, तो इट्स क्या दिखा रहा है, पोजेशन दिखा रहा है। पेड़ का पोजीशन क्या है, उसके पत्ते। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रीड द फॉलोइंग फ्रेजेस फ्रॉम द टेक्स्ट। तो ये कुछ फ्रेजेस हैं जो कि हमारे टेक्स्ट, हमारी स्टोरी से दिए गए हैं। जैसे कि इन टुडेज फास्ट पेस वर्ल्ड, आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी में, ऑन द टेलीफोन, टेलीफोन पर, विद ग्रेट अबाइडिंग प्लेजर, ठीक है, लंबा सा हमारा सुकून, प्लेजर, बहुत ज़्यादा खुशी जो हमेशा टिके एक तरीके से। इन द चैप्टर दैट फॉलो, आगे जो कहानी, जो चैप्टर आएगा। एट अ सर्टेन टाइम, एक टाइम पर। विद इक्वल रिस्पेक्ट एंड लव, इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल सम्मान और प्यार के साथ। द गिवन फ्रेजेस आर प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। तो स्टूडेंट्स यहाँ जस्ट जो हमने फ्रेजेस पढ़े हैं, ये किसके एग्जाम्पल है, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस का एग्जाम्पल है। अब आप कहेंगे कि मैम प्रीपोजिशनल फ्रेजेस क्या होता है। Prepositional phrases are group of words that begin with a preposition. Prepositional phrases हम उन्हें कहते हैं जो कि किससे, preposition से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि सब में स्टार्टिंग में in आ रहा है, on आ रहा है, with आ रहा है, at आ रहा है, right? फिर आगे क्या आता है, and include a noun और pronoun as the object of the preposition। और उसके बाद क्या आता है, सबसे पहले हमारा preposition आ जाएगा, उसके बाद हमारा noun आ जाएगा, या हमारा क्या आ जाएगा, प्रोनाउन आ जाएगा, जो कि किसकी तरह एक्ट करता है, ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है। जैसे कि जो हमारा पहला सेंटेंस है उसमें इन आया, जो कि हमारा क्या है, वो है, क्या बोलते हैं, वो हमारा प्रीपोजिशन है। जैसे कि इन हमारा प्रीपोजिशन है। फिर उसके बाद ये जो वर्ल्ड आ रहा है, तो ये क्या है, नाउन है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, ऑन द टेलीफोन, तो टेलीफोन क्या है हमारा, टेलीफोन हमारा नाउन है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अगेन ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया प्रीपोजिशनल फ्रेजेस का। इन द चैप्टर दैट फॉलो, एट अ सर्टेन टाइम, विद इक्वल रिस्पेक्ट एंड लव। तो विद हमारा प्रीपोजिशन हो गया, रिस्पेक्ट और लव हमारे क्या हो गए, नाउन्स हो गए। तो ये किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस के। तो कोई भी हमारा ऐसा सेंटेंस हो जिसमें स्टार्टिंग में प्रीपोजिशन आए और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आ जाए एज एन ऑब्जेक्ट, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस का। दीज फ्रेजेस प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम, प्लेस, मैनर, कॉज, डायरेक्शन और रिलेशनशिप। तो ये जो फ्रेजेस होते हैं ये क्या करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में और ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। मे बी वो चीज़ किस टाइम पर हो रही है, कहाँ हो रही है, किस तरीके से हो रही है, उसका रीज़न क्या है, किस डायरेक्शन में हो रही है, और उसका रिलेशनशिप क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। ठीक है, ओके। चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद सूटेबल प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। क्योंकि जस्ट अभी हमने पढ़ा कि प्रीपोजिशनल फ्रेजेस क्या होते हैं, इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, उसको यूज़ करना है और कंप्लीट करना है। द चिल्ड्रेन प्लेड हैप्पीली, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इन द पार्क, बच्चों ने बड़ी ही खुशी से पार्क में खेला। निशा प्लेस द वेस्ट ऑन द टेबल, निशा ने वेस्ट को कहाँ रखा, टेबल पे रखा। तो ऑन के बाद क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। वी डिस्कस द प्रोजेक्ट इन द मीटिंग, हमने प्रोजेक्ट को कहाँ डिस्कस करा, मीटिंग में। प्रीति फाउंड द लॉस्ट बुक अंडर द बेड, प्रीति को घूमी हुई किताब कहाँ मिली, बेड के नीचे मिली। द कैट सेप्ट ऑन द सोफा, जो बिल्ली थी वो कहाँ सो रही थी, सोफा पे सो रही थी। तो यहाँ स्पेसिफिकली बताया जा रहा है कि कौन से पार्क में खेल रहे थे, इसलिए द का हमने
यहाँ यूज़ करा है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि ऑन द पार्क, ऑन द टेबल, किसी भी स्पेसिफिक टेबल को दिखाने के लिए, स्पेसिफिक पार्क को दिखाने के लिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रीअरेंज द फॉलोइंग जम्बल वर्ड्स एंड फ्रेजेस इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेस। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे जम्बल्ड वर्ड्स हैं। जब हम वर्ड्स को, हमें क्या होता है क्वेश्चन में ऐसा मिलता है कि हमें फ्रेजेस, वर्ड, सेंटेंसेस आगे पीछे करके मिलते हैं और हमें उसे सही तरीके से अरेंज करके क्या होता है, सही प्रॉपर सेंटेंसेस लिखना होता है, तो उसे हम जम्बल्ड वर्ड्स कहते हैं। तो चलिए इनको एक बार आप देख लीजिए, फिर आगे हम साथ में आंसर को डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा, द डॉग बार्क्ड लाउडली एज द स्ट्रेंजर वॉकिंग बाय द हाउस। जो कुत्ता था वो बहुत ज़ोर से भौंक रहा था स्ट्रेंजर्स पर जो कि आसपास से निकल रहे थे। माई क्लासमेट रोट अ स्टोरी ड्यूरिंग द समर वेकेशन। मेरे दोस्त ने गर्मियों की छुट्टियों में एक कहानी लिखी। थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, दे इंजॉयड अ पिकनिक अंडर द ट्रीज बाय द लेक। उन्होंने क्या करा, पिकनिक इंजॉय करा ट्री के पास जो कि लेक के पास बना था, राइट, ट्री के नीचे बैठकर। ही हंग द पेंटिंग इन हिज ग्रैंडफादर्स रूम। उसने क्या करा, जो पेंटिंग थी वो अपने ग्रैंडफादर के रूम में, दादा या नाना के रूम में टांग दी। द स्टूडेंट स्टडीड विद ग्रेट डिटर्मिनेशन फॉर द एग्जाम। बच्चों ने बड़ी ही कड़ी मेहनत के साथ, बड़ी ही डिटर्मिनेशन के साथ एग्जाम के लिए पढ़ाई करी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे जम्बल्ड वर्ड के आंसर्स हो जाते हैं। ओके, ठीक है, तो इसी के साथ ये जो हमारी वीडियो है वो भी यहीं पूरी कंप्लीट हो जाती है। हमने अपने सारे क्वेश्चन और आंसर्स को सॉल्व कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब आगे की ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल, ऐप और वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ये हमारे कुछ टॉप कोर्सेज हैं। फॉर ई नोट्स एंड ई बुक्स द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब आपको करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।